नमस्कार। आदतन फिर से अचानक ही मैं लाइव होने आ गया हूं, क्योंकि सुबह लगभग 10 बजे से घर से बाहर निकलना और विश्वविद्यालयी ढांचा के तहत अध्ययन अध्यापन करना, रास्ते भर चीज़ों को देखना, मन ही मन विश्लेषण करना, क्लासरूम में विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक बातें करना, कोर्स को पूरा करने के साथ साथ शिक्षा नीति के बदलाव पर बातें करना, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के पेपर को पढ़ाते के दौरान पॉलिटिकल इकोनॉमी के इश्यूज पर बात करना, विकसित भारत @2047 के अर्थ को, निहितार्थ को बताना, और राजनीति से अधिक अर्थनीति क्यों जरूरी है, इसको बलपूर्वक पुष्ट करते हुए विद्यार्थियों के मन में भरना। जाति से ऊपर उठकर, किसी भेद से ऊपर उठकर विद्यार्थी और अध्यापक के संबंध को स्थापित करना और भरसक कोशिश करना कि नकारात्मकता का प्रवेश भी हमारे विद्यार्थियों में न हो। इस सारे प्रयास करते करते मन तब थकता है, मन तब उबता है कि क्लासरूम के बाहर बच्चे शायद नकारात्मकता के सहारे ही जी रहे हैं। तो कैसे एक शिक्षक के रूप में उन बच्चों को मैं बांधे रखूं, अध्ययन अध्यापन के साथ एक चुनौती बना हुआ है। साथियों, विद्यार्थियों को मैं सोशल सेक्टर का भी पेपर पढ़ाता हूं। सोशल सेक्टर को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, हेल्थ क्यों जरूरी है, एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर कैसे बनता है, क्यों हम लिटरेसी से एजुकेशन से नॉलेज और नॉलेज से स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, क्यों स्वस्थ भारत विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइवर बनेगा। ये सब बातें क्लासरूम में हम करते हैं, कोर्स में भी है, और साथ ही साथ पूरे वैश्विक संदर्भ में इंडियन इकोनॉमी को जोड़ते हुए, भारत के संदर्भ को जोड़ते हुए जब बताता हूं तो लगता है साथ इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे शायद नीति आयोग में, कुछ IAS, कुछ PCS, कुछ सरकारों के तमाम विभागों में जाएंगे तो हमारे क्लासरूम के इस अध्ययन को व्यवहारिक रूप से उकेरेंगे। इन बातों को जोड़ता हूं। आज भी यही किया। डेमोग्राफिक डिविडेंड के महत्व को समझाया। भारत कुछ ही दिनों तक यूथ बना रहेगा, फिर हम भी एजिंग हो जाएंगे। यही 24, 25, 30 साल भारत के लिए जरूरी है। इसीलिए भारत में केवल सकारात्मक बात होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी की बात होनी चाहिए, सबको सब कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाली बात होनी चाहिए, सबको मिलकर बात करनी चाहिए। ये केवल कोर्स आधारित अध्यापकीय प्रवृत्ति ना हो कि समाज की प्रवृत्ति हो। ये सारी बातों को मैं क्लासरूम में बता रहा था, लेकिन फिर चारों तरफ घर आकर समाचार पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना, सुबह रात शाम को थोड़ी देर के लिए टीवी देखना, फिर थोड़ा सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं अपने कार्यों को अपडेट करता हूं नकारात्मकता छोड़कर, तो उसमें नकारात्मकता भरे हुए पन्नों को देखना और जगह जगह अनर्गल बातों का प्रलाप देखकर मन व्यथित भी होता है। इंसान हूं, कितना सकारात्मक बनूं? सकारात्मकता तो है, लेकिन सकारात्मकता में
शुद्ध दूध में बूंद पड़ने से भी दूध फटता है, कितना उसका हम पनीर, कितना उसका हम खोआ बना के खाएं। गंगा में कितना नाला पड़ता है, लेकिन विधा दो होती है। तर्क होता था कि गंगा प्रदूषित नहीं हो सकती, लेकिन आप पॉइंट सोर्सेस को ज़्यादा डालेंगे तो गंगा भी तो मैली हो सकती है। इसी तरह विचारों में, ये ज्ञान की गंगा में अगर प्रदूषण डालेंगे तो बच्चों के मन में नकारात्मकता आ सकता है साथियों। तो मैंने सोचा, मन में भरा हुआ था, आज विचार कर रहे थे, कल की कक्षा की तैयारी कर रहा था, कुछ लेखनी कर रहा था, शादी विवाह के कुछ दायित्वों को पूरा करके घर आया, तो मन में सोचा कि मन को में विकार लेकर रात में सोने से अच्छा बातों को बोल के, और कल की बात कल देखी जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश में, हमारे देश में भी विश्व की भांति सत्ता केंद्रित राजनीति का विस्तार हो रहा है? अब देखिए, इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का बंबई में जगह जगह लेक्चर भी मैं कभी कभी सुन लेता हूं। भाव अच्छे हैं, संभाव अच्छे हैं, वो भी सुनता रहता हूं, लेकिन समाज के कई जगहों पर मैं उससे अनर्गल बात देखता हूं तो चिंतित भी मन होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी बोलूं, केवल सुनूं नहीं, कुछ बोलूं भी। साथियों, सत्ता केंद्रित राजनीति का विस्तार हो रहा है विश्व के अनेक देशों की तरफ, भारत में भी। जब राजनीति का लक्ष्य साथियों सेवा नहीं, सत्ता स्थायित्व तो बन जाए, तब शायद, जैसे इन दिनों भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, किसी एक अनैतिक फाइल पर चर्चा चारों तरफ ज्यादा हो रहा है, जबकि हमको ट्रंप के टैरिफ पर, विश्व के आर्थिक व्यवस्था पर, हम वसुधैव कुटुंबकम से चलकर कहां पर आ गए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, जब राजनीति का लक्ष्य सेवा नहीं, सत्ता स्थायित्व तो बन जाता है, तब जानते क्या होता है जो इन दिनों हो रहा है? चरित्र हनन रणनीति बन जाता है। आप देखे होंगे जगह जगह चारों चौतरफा केवल और केवल चरित्र हनन हो रहा है। संसद चल नहीं रहा है कि एक किताब पर जिद है बात करने की, उस किताब के एवज में दूसरा पक्ष भी किताब दिखाता है, दोषारोपण। संसद स्थगित हो रहा है। अब जानते हैं, संसद हमारी संसद है, हमारे लिए नीति बनता है, निर्धारक लोग बैठे हुए हैं, हमने चुन के भेजा, हम सरकार है, हमारी सरकार है, वहां बहस नहीं हो रहा है। व्यर्थ का पैसा टैक्स पेयर, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरते हैं, लाखों रुपया हर महीने भरते हैं, यह सोचकर कि देश का विकास हो रहा है, अच्छे जगहों पर देश का खर्च हो रहा है हमारा पैसा, लेकिन उल्टा चरित्र हनन रणनीति बन जा रही है। विचारों की जगह साथियों आरोप अब लगने लग रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? और शायद असहमति को दुश्मनी भी समझ जाने लगा। ये भाव क्यों हो रहा है? साजिशन हो रहा है या इंटेंशनल हो रहा है? ये मन में विचार आ रहा था, हमने सोचा आपसे बात करूं। साथियों, राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में न रहने का डर, आप अनेक राज्यों का उदाहरण देखिए। कोई राज्य के मुखिया आके एक सुप्रीम कोर्ट में स्वयं किसी एक मुद्दे पर लड़ने लग रही हैं, तो क्या सत्ता में न रहने का डर नकारात्मकता का हथियारकरण तो नहीं हो रहा है? हम इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हम कुछ भी कर उतारें। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सा समाज है? अकेले संघ का दायित्व बोलकर सिर्फ समाज को बदलना तो नहीं है, कैसे क्रियान्वयन हो? साथियों, अभिव्यक्ति जो उसकी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, कहीं उसका आत्म अनुशासन का क्षरण तो नहीं हो रहा है?
बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप आत्म अनुशासित हैं कि नहीं? क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, ये सोचे हैं आप? हम सोच रहे हैं? लोकतंत्र ने हमें बोलने की आजादी तो दी है साथियों, लेकिन क्या समाज हम सब मिलकर सभी को बोलने की मर्यादा सिखा रहे हैं? ये हम अपने से पूछ रहे हैं, आप भी अपने से पूछिए। सोशल मीडिया बना, तकनीक बना, हम भी तकनीक का इस्तेमाल करें। ये तकनीक की वजह से मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। सोशल मीडिया एक बड़ी मीडिया का प्लेटफॉर्म ले लिया जो जन जन तक पहुंच रहा है, आसानी से त्वरित पहुंच रहा है। मंच तो दिया, पर क्या सोशल मीडिया संस्कार दे पा रहा है? हम आपसे अच्छी बातें कर रहे हैं तो क्या लोग सुन रहे हैं, या लोग हमारे ऊपर हंस रहे होंगे, हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे? लेकिन क्या ये सोचकर मैं न बोलूं तो सोशल मीडिया में हम अच्छी बात ना बोलें, ये सोचकर कि बुरा है, तो फिर अच्छाई तो खत्म होता जाएगा, धूमिल होता जाएगा। बोलना जरूरी है। इसलिए सोशल मीडिया ने मंच तो दिया, लेकिन साथियों दुख के साथ कह रहा है संस्कार नहीं दे पा रही है। अब क्या परिणाम हो रहा है उसका? जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वही सार्वजनिक हो जा रहा है। मतलब सार्वजनिक होना अच्छाई माना जाता था, लेकिन गंदगी का, अश्लीलता का, विभत्स रूप का, बगैर किसी अर्थ का, अनर्थ का सार्वजनिक होना लॉन्ग टर्म नुकसान है साथियों। इसीलिए स्वतंत्रता जब जिम्मेदारी से अलग हो जाए, इन दिनों हो रही है, हमने देखा है, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं सकारात्मक होते होते इतने वर्षों तक उब गया हूं, जैसे लग रहा है कि मेरे अकेले सकारात्मक होने से शायद अर्थ नहीं बन रहा है, बोझिल हो गया है मन। तो स्वतंत्रता जब जिम्मेदारी से अलग हो जाए तो अराजकता फैलती है, अराजकता में बदल जाता है। कई जगहों आप देख रहे हैं चारों तरफ, और ये साजिशन भी हो रहा है, ये तकनीक का मिसयूज भी हो रहा है, ये छटपटाहट भी है। इससे हमको मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को मिलना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग नहीं होनी चाहिए। हम अगर स्वतंत्र हैं बोलने को ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी थाती है संविधान तहत, लेकिन अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें जिम्मेदार भी होना चाहिए। हम शिक्षक हैं तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो उनके रोल मॉडल नहीं होंगे, गोल मॉडल हो जाएंगे, मॉडल गोल हो जाएगा। साथियों कई दिनों से मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी नकारात्मकता को कभी भी अपने जीवन में नहीं प्रवेश कराता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम अपने को कह रहे हैं। दीनदयाल जी जब चिति कहते थे, ये मेरी चिति कहती है। हम अपने को देखें, हम अपने सकारात्मक तो भरसक कोशिश करें कि हमसे किसी का नुकसान ना हो, हमसे भला ही हो, हमसे किसी को अच्छा लगे, उसके साथ हो जाओ, उसके साथ उसका सहारा बन जाओ। जरूरी नहीं कि हर अंतर्मन की चीज को सार्वजनिक किया जाए। अगर हमारे अंतर्मन के किसी भाव से कोई खुश है तो खुश है। साथियों हम देख रहे हैं कई दिनों से बड़े बड़े संस्थाओं में, मैं इन दिनों काफी जगह घूम के आ रहा हूं बनारस, संस्थाओं का नैतिक क्षरण हो रहा है कई जगहों पर, नैतिक क्षरण। और गुटबंदी एक आसान सा हथियार हो गया है। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। हम भाई साहब जब थे, भाई साहब हम लोग इस बात का बहस करते थे कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, वो कभी डिग्री बांटने के लिए नहीं की थी, बल्कि वो मनुष्य बनाने के लिए किए थे, चरित्र बनाने के लिए किए थे। इसलिए कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री, उनका 3 सूत्र था। हम लोग उस प्रवेश को जानते हैं। आज के विद्यार्थियों को बताया नहीं जाता है, बोझिल हो जाता है कई चीज। तो कई संस्थाओं का नैतिक क्षरण हो रहा है और गुटबंदी, गुट बन रहे हैं।
और गुट बनने में सरकार भी दोषी हो जा रही है। अनर्गल के कोई न कोई रेगुलेशंस आ जा रहे हैं, मिथ्या प्रचार हो जा रहा है, गुट बन जा रहा है। हमें समरसता लानी है जो संघ के 100 वर्ष में है, तो हम गुटबंदी में बंध जा रहे हैं। हम कास्ट के हो जा रहे हैं, हम धर्म के हो जा रहे हैं, हम पुरुष हो जा रहे हैं, कोई नारी हो जा रही है, कोई छोटा हो जा रहा है, कोई बड़ा हो जा रहा है, कोई बड़े होटलों में छोटा गैदरिंग करके अपने को बड़ा दिखा रहा है, कोई छोटे समाज में अपनी ही बिरादरी को दिखाकर बड़ा बन जा रहा है। ये गुटबंदी है। विश्व भी इसी गुटबंदी में उभर रहा है। वैश्वीकरण को खा गया गुटबंदी, उसमें अमेरिका दोषी है। और समाज को खाएगा गुटबंदी अगर हम बटेंगे। तो संस्थाओं का नैतिक क्षरण और गुटबंदी, जहां योग्यता से ज्यादा, ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक बोल रहा है, योग्यता से ज्यादा निष्ठा पूछी जाती हो। कौन किसके प्रति निष्ठावान है, कौन अनर्गल किसी को हाँ में हाँ मिला रहा है, जी जूरी कर रहा है, वो योग्यता नहीं करता है। योग्यता अनंत होता है, योग्यता चमकता है, योग्यता सूर्य होता है, योग्यता हाथी होता है। योग्यता से ज्यादा निष्ठा जहां पूछी जाती है, संवाद से ज्यादा, एक दूसरे से बात नहीं होती है, संवाद से ज्यादा गुट पहचान मायने रखने लगी है। किस गुट के हैं आप? एक शब्द बना के फिल्म बना दिया जाता है, उस पर विरोध हो जाता है। कोई शब्द बने, हमारे ऊपर आंच ना आवे, लेकिन हम फंस जाते हैं उस गुटबंदी में। तो संवाद से ज्यादा गुट पहचान, उसका वो मायने रख रहा है। साथियों, इससे क्या होता है? संस्थाएं कोई मंच नहीं, अब लोकतांत्रिक मंच नहीं बन रहा है। संस्थाएं शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, राजनीतिक संस्थाएं भी हैं, एनजीओज भी हैं, कई चीज है। संस्थाएं मंच नहीं रह जाती हैं, फिर मैदान जंग बन जाती है। आप देख लीजिए चारों तरफ लोग अपने अपने गुट के लोगों को बुला के भाषण करा रहे हैं, और सामूहिक हित व्यक्तिगत वर्चस्व में खो जाता है। हम व्यक्तिगत वर्चस्व बना लेते हैं, सामूहिक हित नहीं सोचते हैं। हम देखते हैं, कई चीजों को हमने देखा, महसूस किया, फिर भी हम झुके नहीं हैं। मैं ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन में आया जो भाव कि ये हो रहा है, उसके आकलन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। सुने, सुनाइए, गुने गुनाइए। साथियों, इन दिनों मैं चारों तरफ जा भी रहा हूं, बाहर से भी आया हूं। इसमें बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, देश के प्रगति पर चर्चा होनी चाहिए थी, अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए थी। वो चर्चाएं बगल में हो गई, पीछे हो गई। आज प्रगति का अर्थ क्या हो गया? हम बच्चों को बता रहे थे, डेवलपमेंट और ग्रोथ का अंतर बता रहे थे, सस्टेनेबिलिटी का अर्थ समझा रहे थे, लेकिन अब प्रगति का अर्थ समाज में क्या हो गया? पद, पैसा, प्रचार। पद, पैसा, प्रचार, यह प्रगति का समाज में अर्थ हो गया। जबकि साथियों, जो संघ बताना चाह रहा है, जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, जो हम लोग संयुक्त परिवार में सीखे हैं, समझाते हैं, बच्चों को बताते हैं, संस्कार, संयम और समरसता, इसको माप नहीं सकते हैं आप। ये गैर मापनीय तथ्य है, लेकिन इसको गैर मापनीय मानकर समाज इसको नकार देता है। अगर हम संस्कारी हैं तो हमारी पूछ नहीं है, अगर हम संयम से हैं तो हमारी पूछ नहीं है, अगर हम समरसता से काम करें तो हमारी पूछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पद नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम प्रचार करके अपनी बातों तक पहुंचना नहीं चाहते हैं आप तक, इसलिए हमारी पूछ नहीं है। ये सब पीछे, क्योंकि ये गैर मापनी है, इसका वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। और इन दिनों इसका वैल्यूएशन करने के लिए हम अपने विद्यार्थियों को अपील करते हैं, इसका वैल्यू कीजिए। आने वाले समय में ये लुप्त होगा तो सबसे वैल्यूबल संस्कार, संयम, समरसता होगा। अब देख लीजिएगा आने वाले समय में, आज भविष्यवाणी करता हूं, मेरी बातों को आज से कुछ वर्षों बाद आप देखिएगा, पहचानिएगा। साथियों, जो समाज केवल परिणाम देखता है कि हमें परिणाम चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, वह प्रक्रिया की नैतिकता को खो देता है। यह प्रोसेस है। तुरंत परिणाम पाने वाला हमेशा गलत रास्ता चयन करता है, जबकि
हम क्या सीखे, हमें क्या सिखाया जाता है कि प्रोसेस है। आज हम छोटे हैं, कल जवान होंगे, परसों बुढ़े होंगे, ये प्रोसेस है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसे यौवन ही रहूंगा, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवित ही रहूंगा, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास पैसा सदैव रहेगा, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी उत्थान सदैव एक तरह रहेगी। ऐसा नहीं होता है। थ्योरी है, हम लोग पढ़ाते हैं, आपको समझा रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया में नैतिकता होती है। आज मुझे मिला तो कल आपको मिलेगा, आज मैं देने योग्य हूं तो कल आप देने योग्य होंगे। तो ये प्रक्रिया, अगर आपको केवल परिणाम चाहिए तुरंत तुरंत, तो आप गलत रास्ता चयन करेंगे। इसीलिए सत्ता से बाहर होना तो कारण हो सकता है, जो इन दिनों हो चला, संसद विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और भी हो सकता है। सत्ता कोई कुछ नहीं मान लेता, कहीं ना कहीं कुछ और भी है। अगर सत्ता में रहकर भी हम संवाद नहीं है, विनम्रता नहीं है, आत्मलोचनता नहीं है, तो वही नकारात्मकता साथियों भीतर ही भीतर पलती जाती है। हम नकारात्मक हो जाएंगे। ये सब होना चाहिए। इसलिए हम जो एनालिसिस कर रहे थे कि समस्या कुर्सी की नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनना है, समस्या ये है ही नहीं है। लोकतंत्र है, हमें जिसको इच्छा हो राज कराएंगे, जब तक इच्छा हो राज कराएंगे, लेकिन कुर्सी की समस्या नहीं है, दृष्टि की समस्या है। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। आप भले से विपक्ष में हैं, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, भले से आपके पास आज अभाव है, दृष्टि अच्छा होगा तो समाज सुधरेगा। हमने सोचा कि संघ प्रमुख जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, हम लोगों को भी बोलना चाहिए। अकेले संघ ही बोले, अकेले स्वयं सेवक ही बोले, समाज कैसे पूरा का पूरा बोले, ये शायद संघ का भी दायित्व है। संघ भी यही सोच रहा है, और हमारे मन में एक शिक्षक के नाते मैं उसको कभी कभी आपके बीच बोलता हूं। इसीलिए साथ ही जो संदेश निकल के आता है, जो आज हम बोलना चाहते थे, वो क्या है? अभिव्यक्ति प्लस उत्तरदायित्व। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप उत्तरदायी बनिए, तभी हम लोकतांत्रिक संतुलन को साध सकेंगे। बिना जिम्मेदारी के बोलने वाला अपना नुकसान कर रहा है, परिवार का नुकसान कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, विश्व का नुकसान कर रहा है, और ओवरऑल पूरी मानव जाति का नुकसान कर रहा है। इसलिए अभिव्यक्ति प्लस उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक संतुलन साधिए। जो भी बोलने की आजादी चाहता, मैं भी तो बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे शब्द में भी कुछ गलत हो, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं, लेकिन जो बोलने की आजादी चाहता है, साथियों एक बात ध्यान दीजिए, ये घर घर का स्टोरी है, हर जगह की स्टोरी है, कि जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ही सुना जाए। हो सकता है मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अगर मैं भी चाहता हूं तो मैं भी गलत हूं। तो जो बोलने की आजादी चाहता है, एक बात ध्यान से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, हम भी अपने को कह रहे हैं, उसे सुनने का साहस भी अपने अंदर विकसित करना होगा। हम सुने भी तो, एक मुख दो कान, ये मानव प्रवृत्ति को भी अपने अंदर से जागृत कीजिए, और असहमति को अपराध मत बनाइए। असहमति हो जा रही है तो घर में बातचीत बोलचाल बंद हो जा रहा है, संस्थाओं में लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मिटती जा रही है सारी संवेदनाएं। तो असहमति को अपराध न बनाया जाए। विरोध तो होता ही है, और ये जो वैचारिक संवाद होता है, ये असल में समाज का ऑक्सीजन है। इसे सीखा जाए, समझा जाए, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया हो। इसलिए चरित्र हनन जो इन दिनों हो रहा है, कि किसी को नीचा दिखाना है तो उसके निजता पर, हमारे हम निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, समाज को इसका खोजबीन नहीं करनी चाहिए। हमसे आप पा क्या रहे हैं, हम समाज को दे क्या रहे हैं, इसको आप देखिए। लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी निजता पर आ जाएंगे। ये इसमें देश भर में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। चरित्र हनन नहीं, चरित्र निर्माण की राजनीति कीजिए।
जिस राजनीति को व्यक्ति गिराकर आगे बढ़ना पड़े, एक दिन ध्यान दीजिए वो स्वयं अंत में गिरता है। जो चैत्र का आनंद करता है वो स्वयं गिर जाता है, स्वयं उसके फांस में पड़ जाता है। इसलिए संस्थाएं, चाहे वो शिक्षा का संस्था हो, चाहे राजनीति की संस्था हो, चाहे समाज का संस्था हो, चाहे परिवार की संस्था हो, चाहे खुद मैं अकेला एक संस्था हूं, संस्थाएं गुट नहीं, मूल्य बने। हम मूल्य आधारित बात सोचें। संस्था की शक्ति गुटों में नहीं है, साझा उद्देश्यों में है। आइए मिलजुल कर बात किया जाए ना, कुछ हंसा जाए, कुछ बोला जाए, आनंदित हो जाए, उत्संग खोया जाए, जिससे लोगों को अच्छा लगे, वो बात किया जाए। इसलिए हमें प्रगति या डेवलपमेंट या विकास को पूरा परिभाषित करने आए। मैं बच्चों को समझाता हूं, मैं आप समाज में बोल रहा हूं, विकास वही टिकाऊ है, आप ध्यान से सुनिए, वही विकास, वही ग्रोथ, वही डेवलपमेंट, वही टिकाऊ है जो नैतिकता के साथ चले। नहीं तो क्षणिक है सब, देश बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए बनारस को हम लोग कहते हैं कि बनारस प्राचीनतम जीवित शहर है, क्योंकि अभी भी यहां पर बनारसियत जिंदा है, मस्ती जिंदा है। अभी 11 से लेकर 15 तक शिवरात्रि आने वाली है, बाबा का हम लोग विवाह मनाते हैं, उसके लिए कार्ड बन रहा है, ड्रेस असम से आ रहा है। आनंदित होकर बनारसी असली काशीवासी झूम रहे होंगे। बसंत आने वाला, बसंत चल रहा है, फागुन आने वाला है। तो शिवरात्रि तक अभी काशी में 11 से लेकर 15 तक ध्रुपद मेला हो रहा। प्राचीनतम गायन की ये हमारे शास्त्रीय संगीत की शैली वो नहीं लुप्त हो रहा है, दुनिया देखने आ रही है, वो सतत चल रहा है। नकारात्मकता के बीच में हम साधुवाद देना चाहते हैं आयोजकों को। और शिव बारात निकलेगा, कल्याण के देवता का विवाह होगा, ये संदेश है दुनिया को। इसीलिए बनारस तो बचा है, लेकिन बनारस को भी बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। इसलिए विकास वही टिकाऊ है जो नैतिकता के साथ चले। इसलिए साथियों, मेरे मन में था, अचानक मेरे मन में आया कि मैं कुछ बोलूं, और इसलिए मैं आया हूं कि आज समस्या यह नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, समस्या यह है कि लोग सोच कर नहीं बोल रहे हैं। लोकतंत्र केवल मत का अधिकार नहीं है, केवल वोट मत लोकतंत्र इसलिए नहीं, परिभाषा गलत है। मन का अनुशासन भी मांगता है लोकतंत्र। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट के साथ ड्यूटी है, समझना पड़ेगा आपको। जो समाज केवल जीत की भाषा समझता हो वो हार की गरिमा खो देता है। हारने में भी मस्त रहिए। कैसे स्पोर्ट्समैन चलेगा, कैसे खेल चलता है। पाकिस्तान की तरह हरकत देखिए, पाकिस्तान हरकत कर रहा है, नापाक हरकत, बेइज्जत हो रहा है। तो जो केवल जीत की भाषा समझे, ये बात समझ लीजिए, वो हार की गरिमा, हार में भी एक गरिमा है। अटल जी याद कीजिए, कहते थे हार में न जीत में किंचित में भयभीत नहीं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, मुझे तो सतत चलना, चरैवती चरैवती। इसलिए हमने विचारधारा की जगह पहचान, हम अपनी पहचान के लिए मरे जा रहे हैं, और संवाद की जगह केवल चिल्लाना, दहाड़ना, इसको चुनते जा रहे हैं। हमने मन में यह व्यथा थी, इसलिए मैं आपके सामने आऊं। इसलिए अगर हम संस्कार को प्रगति का विरोधी मानेंगे, अगर हम संस्कारी हैं तो हम लायक नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के पैरामीटर नहीं हैं, तो एक बात सुन लीजिए, हम लुप्त होंगे। हम माने मैं नहीं, हम मतलब मनुष्यता, संस्कार, मानवता, अंततः प्रगति विनाश में बदल जाएगी। हो रहा है दुनिया में। इसलिए समाज की उथल पुथल सत्ता परिवर्तन से नहीं, सोच परिवर्तन से शांत होती है। और साथियों, यह परिवर्तन नीति से नहीं, पॉलिसी से नहीं कि पॉलिसी बना दिया जाए, नियम बना दिया जाए, इससे नहीं, नैतिक साहस से आता है। इसीलिए मैं आया हूं कि इन दिनों
मूल्य संकट, नकारात्मक राजनीति, गुटबंदी, नैतिक क्षण, ये सब हमने देखा है चारों तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैंने भी एक पुस्तक लिखी है भाई साहब की प्रेरणा से, मैं इन दिनों काम कर रहा था, वो पुस्तक प्रकाशित हो गई है। मैं सार्वजनिक केवल शब्द से कर रहा हूँ, अभी उसको विमोचन नहीं किया हूँ, मेरे मन में आ गया है। राष्ट्र निर्माण के 100 वर्ष मेरा भी मन था कि जो संस्था 100 वर्ष है उसमें जरूर कुछ न कुछ दम है। अनवरत संस्था चली जा रही है। तो शताब्दी वर्ष 1925 से 2025 तक शताब्दी वर्ष मन रहा है, उसमें पंच परिवर्तन की उपादेयता आखिर है क्या, जो संघ प्रमुख ने दिया है सबको एक पंच परिवर्तन। ये जो बातें हमने कहा है ना, ये बेचैनी हर सकारात्मक व्यक्ति के मन में, हृदय में होगा। और हमारे यहाँ एक सेमिनार हो रहा था, उसमें संघ के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं 100 साल को, हम उद्देश्य के साथ चलते हैं और लक्ष्य दे रहे हैं। तो पंच परिवर्तन एक लक्ष्य हो गया। हमारी भाभी जी ने जो विश्व मंगल का बहुत बड़ा एक आयोजन मार्च में करने जा रही हैं, दिन भर लगी हुई हैं। हमारे भाई जी, भारती भाभी हमारी कह रही थी कि हमको आपसे एक पंच परिवर्तन पर लेख चाहिए। हमने कहा दे दूंगा, लिखूंगा, जरूर करूंगा। ये मन में भाव सहित मैंने उनको वादा किया, मैं लिखूंगा, उस पर बात करूंगा। लेकिन उसकी उपादेयता, रेलिवेंस और पॉलिसी क्या है उसकी, इसको भी समझना पड़ेगा। आज का समाज, हमने कहा, नकारात्मकता के हथियारकरण से जूझ रहा है। आज अभिव्यक्ति बिना अनुशासन के है, संस्थागत गुटबंदी हावी है और प्रकृति की संकुचित परिभाषा कई चीजों को उथल पुथल करने में लगी हुई है। साजिश है ये देश के खिलाफ। और ऐसे समय साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन ये कोई वैचारिक नारा नहीं है, बल्कि समाज सुधार की एक व्यवहारिक रूपरेखा बनकर उभर रही है। हमने भी काम किया, हमने सेमिनार में लेख भी लिखा था और साथ ही साथ हमने कहा ना कि पुस्तक की रचना मेरे हाथों में, मैं किसी भी दिन अच्छे समय पर उसका विमोचन करा के तब आपसे बात करूंगा। सामाजिक समरसता, ये संघ, ये पंच परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। यानी गुटबंदी बनाम साझा उद्देश्य क्या होगा, तो पंच परिवर्तन उसका उत्तर दे रहा है। मैं संघ प्रमुख को प्रणाम करते हुए बात कह रहा हूं, क्योंकि वो भी बोल रहे होंगे, सब लोग बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं। संघ वाले कहते हैं कि जो सकारात्मक वो सब संघ का है, तो मैं भी संघ का हूं। तो उत्तर क्या है? समरसता व्यक्ति पहचान से ऊपर सामूहिक हित में रखती है। यह गुटवाद के स्थान पर संवाद और सहयोग में प्रतिष्ठित करती है। यह पंच परिवर्तन का ही उत्तर है। इसकी नीतिगत उपादेयता है, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और साझा को केंद्र में लाने का नैतिक दबाव हमको बनाना होगा। छोड़ना नहीं होगा, हर हाल में छोड़ना नहीं होगा। और वही पंच परिवर्तन का दूसरा बात सबसे प्रमुख है आज के संदर्भ में, जिसे चारों तरफ इतनी सारी विकृतियां समाज में फैली हैं, उसका उत्तर कुटुंब प्रबोधन है। मैं इन दिनों कुटुंब प्रबोधन अपने फेसबुक पर लिखता हूं, जगह जगह जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों को इकट्ठा करता हूं, अपनों से भी जो पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते उनको भी, उनके साथ मिलकर एक साझा विरासत के रूप में चर्चा करके कुटुंब प्रबोधन के रूप में चला आता हूं। तो कुटुंब प्रबोधन यही नकारात्मकता का सामाजिक उपचार है, जो संघ का पंच परिवर्तन का एक उद्देश्य है। साथियों, समस्या क्या इन दिनों हो रही है? मैंने कहा चरित्र हनन, राजनीति का औजार हो गया। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, कई बड़े लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो समस्या यह है, और उसका पंच परिवर्तन कुटुंब प्रबोधन उत्तर देता है कि परिवार को, हम परिवार को के अहम को भूल गए, महत्व को भूल रहे हैं। परिवार को संस्कार प्रयोगशाला बनाइए और परिवार में ही पहले संवाद, सहिष्णुता और आत्मसंयम का अभ्यास तो किया जाए। मैं निजी तौर पर अपना अभ्यास करूंगा तभी तो मैं आपके लिए बोलने योग्य हूंगा। तो यह पंच परिवर्तन का उत्तर है कुटुंब प्रबोधन के जरिए। इसकी नीतिगत उपादेयता है। इसलिए लोकतंत्र की जड़ें संसद से नहीं, संसद की हाल तो हम लोग देख ही रहे, रोज देख रहे हैं, ऊब जा रहे हैं। संसद व्यर्थ मान रहे हैं इस समय।
जैसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, अनर्गल। कोई भी हो, संसद एकदम हथियार बना दिया है, औजार के रूप में संसद काम कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र की जड़ें संसद से नहीं अब होगा, परिवार से मजबूत होगी, और यही दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता होगा साथियों। इसलिए आइए संकल्प लेते हैं। और फिर पंच परिवर्तन में एक और नागरिक दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, यानी अधिकार और उत्तरदायित्व को एक साथ लेकर चलने का प्रण। समस्या क्या हमने बताया? अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन आत्म अनुशासन का अभाव, यही तो समस्या बताया अभी। उसका उत्तर पंच परिवर्तन कैसे देगा? बोलने की स्वतंत्रता के साथ सुनने का साहस पैदा करो। आप देखते होंगे कि संघ प्रमुख जो बोलते हैं तो फिर सुनते भी हैं, फिर उत्तर देते हैं। यह अभ्यास करना होगा, आपको जवाब देना होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी वहां जाके अब समझ रहे हैं, बहुत नकारात्मकताएं फैलाई गई, सब भ्रांतियां खत्म हो गई। तो बोलने की स्वतंत्रता के साथ सुनने का अभ्यास संघ वाले भी कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। इसीलिए आलोचना नहीं, केवल हम आपकी आलोचना करें ये भी सही नहीं है। तो केवल संघ की आलोचना से कुछ नहीं हुआ, उत्तरदायी विमर्श तो कीजिए। अभी बनारस में कई सारे लोग जुटे थे विपक्षी दल के, वो केवल नकारात्मकता फैला के चले गए, कोई सकारात्मकता बात नहीं किए, इसलिए कोई प्रभावित नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद थी कि कुछ प्रभावित कर पाएंगे, नहीं हुआ। इसलिए लोकतांत्रिक संतुलन के लिए साथियों, फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए सोशल मीडिया के इस युग में यह अनिवार्य है। और चौथा, जिसका कि मैं सबसे अधिक पक्षधर हूं, स्वदेशी जागरण मंच का मैं काशी प्रांत का बौद्धिक विचार प्रमुख भी तो हूं। तो उसी पंच परिवर्तन में स्वदेशी, उसको प्रगति के लिए पुनर्परिभाषित किया गया। यानी प्रगति यानी समस्या क्या थी? अभी हमने बताया कि समस्या थी केवल पद, केवल पैसा, केवल प्रचार। यह समस्या है इस समय दुनिया में, देश में भी। और संस्कार क्या सिखा रहा है? संस्कार क्या, हम क्या बोल रहे हैं, संघ क्या बोल रहा है, हमें क्या चाहिए? संस्कार, संयम, समरसता, जिसको हम गैर मापनीय मानकर पीछे छोड़ें, वो हमें अपनाना होगा। इसलिए पंच परिवर्तन स्वदेशी के माध्यम से उत्तर देता है, या दे रहा है, या देना चाहता है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कि स्वदेशी केवल आर्थिक नहीं होनी चाहिए, केवल अर्थव्यवस्था के रूप में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को नहीं, सब बना उना के नहीं, केवल हम आर्थिक बात, बल्कि स्वदेशी सांस्कृतिक, नैतिक और आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए। हम भाव स्वदेशी हो, देश के प्रति निष्ठा हो। ध्रुपद मेला हमारे सबसे बड़ा स्वदेशी मेला है। पूरे दुनिया, देश भर के लोग अपने अपने चीजों को आके प्रस्तुत करते हैं, पूरी दुनिया आके सुनती है। सांस्कृतिक, ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, स्वदेशी है। और उत्पादन के साथ मूल्य का संरक्षण कीजिए, मिलावट मत कीजिए, कम मत तौलिए, गुणात्मकता को मत त्यागिए, यह स्वदेशी है। इसलिए इसकी नीतिगत उपादेयता इसकी भी है कि टिकाऊ विकास वही है जो स्थानीय, वोकल फॉर लोकल, नैतिक बिना चोरी के, और समावेशी जिसमें सबका लाभ हो। यही विकास स्थायी है, वरना सारा विकास अस्थायी। इसीलिए हम जब आज पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो हमने यही कहा कि प्रोडक्टिविटी के साथ स्टेबिलिटी के साथ इंक्लूसिवनेस का होना जरूरी है, तभी विकास हम सही कर पाएंगे। और इसी पंच परिवर्तन में साथियों, में लास्ट में समाप्त करना चाहता हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं अचानक आया था, भाव बढ़ गए, बोलता जा रहा हूं। पर्यावरण का संरक्षण यानी उपभोग बनाम संयम। भाई साहब पेड़ लगाते थे, कुछ भी लगा देते थे। हमारे यहाँ एक माली आया, उसने कुछ काटा सुंदरीकरण के लिए, तो हम बड़े गुस्सा हुए कि भाई साहब होते तो नहीं काटने देते। उसने कहा सुंदर होगा, शायद मैं संयम खो गया होगा, या मुझे आदत थी उसी तरह ग्रीनरी देखने की। लेकिन उपभोग बनाम संयम, हम नैतिकता खो रहे हैं। तो पंच परिवर्तन कहता है कि उपभोग कीजिए पर संयम के साथ, सब कुछ अपने मत खा जाइए। गांधी जी कहते थे ना कि पूरी धरती के पास सबकी भूख, सबकी नीड करने के लिए सब कुछ है, लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए नहीं है बनी हुई है। इसलिए संयम रखिए, जो है उसमें खुश होइए, संतुष्ट होइए।
प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बनाया जाए, माना जाए, इसकी उपादेयता है। पर्यावरण नीति केवल कानून से नहीं बनेगा, जीवन शैली परिवर्तन, तभी वो सफल होगा। इसीलिए मैंने कहा पहले, समस्या कुर्सी नहीं दृष्टि है। इसलिए पंच परिवर्तन का योगदान होगा। हमको इस पर बात करना अच्छा है, हमको बात करना चाहिए कि सत्ता नहीं, सेवा केंद्रित सार्वजनिक जीवन चाहिए। केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर नहीं, हर नेताओं को यह सीखना होगा। आत्मलोचनता, विनम्रता और लोकहित के बारे में सोचेंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी इस तरह की नकारात्मकताओं से पिन छूटेगा। हम स्टीम फाइल की बात कर रहे हैं, चरित्रहरण की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं, UGC बिल की बात कर रहे हैं, विकास के विरोध में खड़े हो गए हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के मान मर्यादा को तार तार कर दे रहे हैं, गुटबंदी में लगे हुए हैं। ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। अगर 25 साल तक हम इससे बच जाएं तो तब भी हम विकसित हो पाएंगे, नहीं तो विकसित भारत एक सपना हो जाएगा साथियों। इसलिए पंच परिवर्तन वर्तमान संकट का प्रतिक्रियात्मकता नहीं, बल्कि पूर्व निवारक समाधान है, प्रिवेंटिव मेजर है। अगर हमको बचाना है समाज, विकसित करना है देश को, तो हमें पंच परिवर्तन को कोई प्रपंच में नहीं बदलना है, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में। हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिव और प्रमोटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंट किया जाए, अपने आप को सब बुराइयों से बचा जाए, और तब हम लोग इस सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। यह नकारात्मकता के विरुद्ध नैतिक प्रतिरक्षा है। यह लोकतंत्र को अनुशासन, संस्थाओं को मूल्य और प्रगति को मानवीय अर्थ देता है साथियों। इसीलिए समाज की उथल पुथल सत्ता परिवर्तन से नहीं, सोच परिवर्तन से शांत होती है, और पंच परिवर्तन इसी सोच परिवर्तन का संगठित प्रयास है। इन्हीं चंद शब्दों को कहने के लिए अचानक मैं आया हूं। आत्माराम जी जुड़े हुए हैं, सुनील जी जुड़े हुए हैं, रोली सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जो कि देखिए समाज में रोली भी हैं। मैं रोली जुड़ी उसके मुंह पर बोल रहा हूं। खुला आसमान जैसा मंच, वंचित समुदाय के बच्चों को एकत्रीकरण, निस्वार्थ सेवा, उनको पढ़ाना, उनको बुराई के रास्ते से हटाकर सकारात्मक रास्ते में लाना, खुला मंच। मैं तुम प्रणाम करता हूं रोली को, बड़ा होते हुए प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद तो देता ही रहूंगा, लेकिन मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, ये भी जुड़ी हुई हैं। संस्थाओं अच्छे काम करती हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता। वो रोली जुड़ी हुई हैं, सुमन जी जुड़ी हुई हैं, ये इसी तुलसी विद्या निकेतन की शिक्षिका हैं, जो नित्य नए प्रयोग करती हैं। हम भी उनके फेसबुक को देखते रहते हैं, अच्छा लगता है नित्य नए प्रयोग करना। प्रशांत मिश्रा जुड़े हुए, हमारी भाभी स्वयं जुड़ी हुई हैं, हमको उस कमरे से सुन रही होंगी। तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए बस अपनी इन बातों को कहने के लिए मैं आया कि सकारात्मकता समय की मांग है, पंच परिवर्तन उसका समाधान है। हम उसको सहज भाव से अपने तरीके से उस पर व्याख्या करें, लेकिन एक शर्त है जिसके लिए मैं आया हूं। मन कभी कभी नकारात्मक हो जाता है, लेकिन बोल कर मैं फिर सकारात्मक हो जाता हूं, इसलिए मैं बोलने आया हूं। आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।